Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about hypersensitivity. हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है ए नंबर ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनती है। और ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये एंटीजन का रिमूवल करते हैं कई तरह के मैकेनिज्म से, जैसे एंटीबॉडी करती है फेगोसाइटोसिस से और आपका जो है एडीसीसी से। कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट ओवर रिएक्शन शो करता है और नंबर ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है कि टिश्यू इंजरी या सीरियस डिजीज़ और इवन डेथ। ये जो ओवर रिएक्शन है हमारा इम्यून सिस्टम का टू द एंटीजन इज़ नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ एन एक्सरेटेड, मतलब अबाउ द नॉर्मल लेवल, और इनअप्रोप्रिएट इसलिए क्योंकि अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स टिश्यू इंजरी इंड्यूस करता है। Inappropriate immune response to an antigen that result in tissue injury is termed as hypersensitivity. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो हैं, ये जो टिश्यू डैमेज होता है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में आपके दो होते हैं, एक ह्यूमोरल और एक आपके सेल मीडिएटेड। तो ये रिएक्शंस जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं या तो आपका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या आपका एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, और उससे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं वो आपके टिश्यू इंजरी इंड्यूस करते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में दो फेजेस होते हैं, पहला सेंसिटाइजेशन फेज और दूसरा इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में क्या है, जब आपका इंडिविजुअल किसी भी एक एंटीजन के कांटेक्ट में सबसे पहली बार आता है तो आपका अगर बी सेल के कांटेक्ट में आएगा तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी और आपके टी सेल के कांटेक्ट में आएगा तो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स बनेंगी। इफेक्टर फेज में क्या होता है, जब वही एंटीजन दोबारा से कांटेक्ट करता है तो यहाँ पर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, जैसे कि आपके साइटोकाइंस रिलीज होते हैं फ्रॉम टीसी सेल इन डीटीएच हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि आपका पहले इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बन गई और एंटीबॉडी जाके वो मास्ट सेल से बाइंड हुई। जब वो एंटीजन दोबारा से आता है और मास्ट सेल्स पे बाइंड होता है तो वहाँ से डीग्रेनुलेशन होता है, हिस्टामीन का रिलीज होता है और फिर वो हिस्टामीन जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो है जनरेट करता है। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को जो है इस बेस पर कि इफेक्टर मॉलिक्यूल जो जनरेट हो रहा है वो किस टाइप का है, या इम्यून रिस्पॉन्स जो वो जनरेट कर रहा है आपका, कि ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपकी टी सेल्स जनरेट होंगी, और इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, एंटीबॉडी बन रही है, टीसी सेल एक्टिव हो रही है, साइटोकाइंस बन रहे हैं एंटीजन से एनकाउंटर के बाद। इस बेसिस पर पीटर जेल और रॉबर्ट कोम्ब ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को चार टाइप में डिवाइड किया। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर। अब जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये जो चारों रिएक्शंस हैं इन्हें दो पार्ट में हमने डिवाइड किया इस बेसिस पर कि एंटीजन से एनकाउंटर होने के बाद जो आपका एक सेंसिटाइज रिसिपिएंट है, सेंसिटाइज का मतलब जैसे कि कोई पर्सन है वो एलर्जिक है तो उसके अंदर एलर्जी रिस्पॉन्स आता है, दूसरा नॉर्मल है उसके अंदर नहीं आता। तो जो सेंसिटिव है उस एंटीजन के लिए, जब सेंसिटिव वो रिसिपिएंट किसी भी एंटीजन से एनकाउंटर करता है तो उसके बाद उसके अंदर जो रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है वो कितनी देर में स्टार्ट होते हैं। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में ये रिएक्शंस जो हैं विद इन मिनट्स टू आवर्स, एंटीजन का एक्सपोजर होने के मिनट्स से आवर्स के बीच में ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जबकि डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में ये रिएक्शन जो है कई दिन लेते हैं, 6 से 8 दिन तक ये लेता है आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। तो ये जो चार रिएक्शंस हैं उनमें टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर रखते हैं, क्योंकि इनमें सिम्टम्स जो हैं वो मिनट्स टू आवर्स के बाद विजिबल हो जाते हैं। जबकि टाइप फोर जो है इसे हम डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिम्टम्स जो हैं वो कई दिन लेते हैं एंटीजन से एक्सपोजर के बाद। अब एक एक इंडिविजुअल हम देखते हैं। टाइपर हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये आईजीई एंटीबॉडी से मीडिएटेड होती है, इसीलिए इसे आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब इस हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, जब भी एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर, राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये एलर्जन आपकी बॉडी में आया, चाहे वो पोलन ग्रेन है या डस्ट पार्टिकल है, तो बी सेल से इंट्रैक्ट करता है तो आपकी बी सेल जो है यहाँ पर
IgE क्लास की एंटीबॉडी बनाती है। एलर्जन के रिस्पॉन्स में जो बनती है एंटीबॉडी वो IgE क्लास की बनती है। और ये जो IgE क्लास की एंटीबॉडी बनाती है बी सेल, ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं टी हेल्पर 2 सेल से। ये जो टी हेल्पर 2 सेल है ये साइटोकाइन रिलीज करेगी और इन्फ्लुएंस करेगी कि बी सेल जो है वो IgE क्लास की एंटीबॉडीज़ बनाए। ये जो IgE क्लास की एंटीबॉडीज़ बनती हैं फिर ये जाके मास्ट सेल की सरफेस पर जो FC रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके ये बाइंड हो जाती हैं। तो वो मास्ट सेल या वो बेसोफिल जिस पर ये एंटीबॉडी जाकर बाइंड हो जाती है उन्हें हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड सेल्स। जब ये सेंसिटाइज सेल्स दोबारा से कांटेक्ट में आती है एलर्जन के, ये राइट हैंड साइड में हमने एक मास्ट सेल दिखाई है और इसकी सरफेस पर ये 2 IgE एंटीबॉडी लगी हुई हैं। जब ये एलर्जन दोबारा से आएगा और इन 2 एंटीबॉडीज़ को क्रॉस लिंक करेगा तो इसके अंदर डीग्रेनुलेशन शुरू हो जाता है। डीग्रेनुलेशन क्या है कि ग्रेन्यूल्स का जो कंटेंट है वो बाहर रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या है? वैसो एक्टिव मीडिएटर होता है जो आपकी वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाता है, तो आपकी इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो जाता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, या तो वो लोकेलाइज्ड या आपके सिस्टमिक। लोकेलाइज्ड तब है जब आपका ये जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है ये सिर्फ एक ऑर्गन तक ही कन्फाइंड रहे, उससे बाहर ना जाए, जैसे कि फूड एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है या ही फीवर है। और सिस्टमेटिक में है क्या है कि आपका जो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये पूरे सिस्टम को आपकी यानी कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करे, जैसे कि एनाफाइलैक्टिक शॉक है जिसमें आपका BP लो हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और फिर आपकी डेथ हो जाती है। अब देखते हैं टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। ये मीडिएट होती है IgM या IgG एंटीबॉडी से, इसलिए इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें क्या है, हमारी जो बी सेल्स हैं वो हमारी अपनी बॉडी के एंटीजन्स के अगेंस्ट, हमारी बॉडी के जो अपने प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती हैं। तो ये जो IgG और IgM बनते हैं ये जाके हमारी सरफेस के एंटीजन से बाइंड होते हैं, और जब ये सरफेस से बाइंड होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है तो एक तो कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर पोर क्रिएट करेगा सेल मेम्ब्रेन में, और दूसरा जो इसके फ्रेगमेंट्स रिलीज़ होंगे जैसे C3b है, C5a है, तो ये ऑप्सोनिन का काम करेंगे और इंक्रीज्ड फेगोसाइटोसिस करवाएंगे। अब जो आपकी एक तो फेगोसाइटोसिस से आपकी जब सेल जो है फेगोसाइटोसिस से नहीं मारती तो वो लाइटिक एंजाइम बाहर रिलीज़ करेगी। तो एक तो सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होगा मैक बनने से, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो लाइटिक एंजाइम वो बाहर रिलीज़ कर रही है वहाँ से। अब तीसरा किस तरह से मारती हैं ये एंटीबॉडीज़, जब कोई भी आपकी सेल एंटीबॉडी से कोट हो जाती है तो आपकी NK सेल हैं या टिश्यू आपकी TC सेल हैं वो ADCC से एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी से उस सेल को मारती है। अब इसी वजह से ये टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जैसे कि हमने दिखा ये टारगेट सेल है और ये एंटीबॉडी से कोटेड है, तो इस एंटीबॉडी के जो रिसेप्टर हैं वो इस NK सेल की सरफेस पर हैं। जब ये एंटीबॉडी जाके इस सेल पर बाइंड करेगी तो ये जो आपकी सेल है साइटोटॉक्सिक T सेल शो कर रखी है हमने डायग्राम में, इसी तरह NK सेल से भी बाइंड करते हैं। तो ये साइटोटॉक्सिक सेल जो है लाइटिक एंजाइम बाहर रिलीज़ करेगी और इस टारगेट सेल का लाइसिस करती है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस में क्या है, हमारी सेल्स के जो आपके एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो हमारी सेल ही डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें आता है आपका इराइथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस, ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस में क्या है, ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। RH फैक्टर होता है जो हमारे, जैसे हम कहते हैं A पॉजिटिव, ये A+ ब्लड ग्रुप है, B नेगेटिव है, तो प्लस और नेगेटिव RH फैक्टर के बेस पर होता है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है और जो उसे कैरी कर रही है मदर वो RH नेगेटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी में जब उस बच्चे का आपका ब्लड मदर के कांटेक्ट में आता है तो मदर इस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। सेकेंड डिलीवरी में ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं, क्योंकि IgG एंटीबॉडीज़ जो है प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं और जाके इस बच्चे की RBC डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है एनीमिया जिसका रिजल्ट होता है और कई बार फीटस की डेथ भी हो जाती है। इसे हम कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस।
अब हीमोलिटिक एनीमिया में क्या है, जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, तो वो आरबीसी की सरफेस पर बाइंड करके हेप्टेन का काम करती है। हेप्टेन में जो हमारी आरबीसी के प्रोटीन हैं वो एज ए कैरियर काम करेंगे, और जब इस हेप्टेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो हमारी आरबीसी की सरफेस पर जो प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जब जाके आरबीसी की सरफेस पर बाइंड करेंगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होगा और हमारे आरबीसी का लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट होगा आपका एनीमिया। अब देखते हैं हाई टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन इम्यून कॉम्प्लेक्स से जनरेट होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कंडीशंस में क्या है, जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपका कम अमाउंट में बनता है, और वो धीरे धीरे फेगोसिटिक सेल्स और आरबीसी उसका क्लियरेंस करती रहती है। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तब ये एफिशिएंटली रिमूव नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है कि ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन पर, एंडोथेलियम में जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं। जब ये आपका डिपॉजिट होने लगते हैं तो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होता है तो क्या है, एक तो मैक बनता है, जहाँ पर भी आपका ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा वहाँ पर पोर बनेंगे। साथ ही क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट निकलते हैं C3A C5A, ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराएंगे, और जब इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होगा तो आपकी जो न्यूट्रोफिल है वो न्यूट्रोफिल वहाँ पर रिक्रूट हो जाएगी, और रिक्रूट होने के बाद जो है ये न्यूट्रोफिल क्या है, लाइटिक एंजाइम बाहर रिलीज़ करके उस आपके उस जहाँ पर भी आपका ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड है उसी ऑर्गन में डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब है कि डैमेज कितना होगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स कितने अमाउंट में है और कहाँ कहाँ डिपॉजिटेड है। अगर वो पूरी बॉडी में डिपॉजिटेड है तो रिएक्शन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर होगा। एक ऑर्गन में है तो वहाँ डैमेज जो है वो एक ऑर्गन तक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जो घुटनों की आपकी मेम्ब्रेन है वहाँ पर जाकर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ की मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होकर वो डैमेज हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। वस्कुलाइटिस में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है। और सिस्टमिक लूपस अराइथोमेटस जो है ये सिस्टमिक है, जिसमें पूरा जो आपका बॉडी का होल बॉडी है वो अफेक्ट होती है। अब देखते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम DTH रिस्पॉन्स भी कहते हैं, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें जो है सिम्टम्स वो 6 से 8 दिन के बाद हमारे दिखाई देते हैं। अब इसमें इसी तरह 2 फेज़ हैं। पहले फेज़ है सेंसिटाइजेशन फेज़। इसमें क्या है, जैसे ही आपका एंटीजन बॉडी के अंदर आए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे एनगल्फ करेगी, प्रोसेस करेगी और प्रेजेंट करेगी टू द टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल डिफ्रेंशिएट होगी टी हेल्पर 1 सेल में, और ओकेजनली वो डिफ्रेंशिएट होती है CD8 सेल में, यानी कि TC सेल्स में। अब इफेक्टर फेज में क्या होता है, जब दोबारा से आपका वो एंटीजन आता है और इंटैक्ट करेगा विद टी हेल्पर 1 सेल से, तो टी हेल्पर 1 सेल यहाँ पर साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी। ये जो साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी, इनका काम क्या है, और सेल्स को वहाँ पर रिक्रूट करना। अब यहाँ पर जो रिक्रूट होगा वो नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आएंगी, और आपकी फेगोसिटिक सेल जैसे मैक्रोफेज है, साइटोटॉक्सिक सेल है जैसे कि आपकी TC सेल्स वहाँ आकर एक्युमुलेट होनी शुरू होंगी। अब क्या होगा, फेगोसिटिक रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा होगा, हाइटेंड फेगोसिटिक रिस्पॉन्स होगा, बहुत सारे लाइटिंग एंजाइम बाहर रिलीज़ किए जाएंगे उस एरिया में, और वहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का। टिश्यू डैमेज जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पैथोजन कितनी देर वहाँ तक रहता है। जब तक पैथोजन रहेगा आपका जो रिस्पॉन्स है ये डाउन नहीं होगा, और आपका ये साइटोकाइंस रिलीज़ होते रहेंगे, एक्टिवेटेड सेल्स यहाँ पर आती रहेंगी, आपकी एक्टिवेटेड मैक्रोफेज ये लाइटिक एंजाइम रिलीज़ करती रहेंगी, और टिश्यू डैमेज आपका होता रहेगा। इसके एग्जांपल्स होते हैं ग्राफ्ट रिएक्शन। ग्राफ्ट क्या है, एक पर्सन से हम कोई टिश्यू लेके दूसरे पर्सन के अंदर डालते हैं। जैसे कि आपका कोई पर्सन जल गया तो एक पर्सन से हमने सही स्किन ली और उसके अंदर ग्राफ्ट कर दी, तो अगर उनकी MSC मैच नहीं करती तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी। थैंक यू।